जय हिंद दोस्तों, राजीव सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राचीन भारत के इतिहास। जिससे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? चलिए बताइए तो, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से। किस सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व यानी कि आर्यों से पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका है मृदभांड। अगला प्रश्न है आपका, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। कहाँ की गई थी? राजगीर में। और यह प्रश्न आपका MPPSC प्री 1990, UPSC प्री 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था कि किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा को आयोजित की गई थी? यह राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में, जो कि बिहार में स्थित है। राजगीर कहाँ है? बिहार में। राजगीर कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य नरेशों ने विकास किया था किस किस चीज़ का? मौर्य नरेश यानी कि मौर्य राजा जो थे ना, वो किन किन क्षेत्रों में विकास किए थे? तो संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तथा तक साम्राज्य का विस्तार किए हुए थे। विकास का मतलब होता है विस्तार करना, यानी कि उसको और आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। और बोध गया कहाँ है? बिहार में ही है। बोध गया कहाँ है? बिहार में ही है। अगला प्रश्न है आपका, संघ संवत कब प्रारंभ किया गया था? संघ संवत कब प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ का मतलब होता है शुरू करना, ठीक ना? तो संघ संवत कब प्रारंभ किया गया था? 78 ईस्वी में। कब किया गया था? 78 ईस्वी में। ठीक है, अगला है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए तो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और यह प्रश्न आपका यूपीपीसीएस में मेंस में 1990, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2005, यूपी लोअर सब यह प्री में 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल में थे? चलिए बताइएगा, कालिदास किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन थे? कालिदास थे। हैन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए बताइए तो, हैन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? हैन संघ किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सम्राट हर्ष के शासनकाल में कौन आया था? आपका हैन संघ आया हुआ था। कहाँ? भारत में। चलिए अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? चलिए बताइए, औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। क्या कहते हैं उसको? दिनार कहते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण का मतलब होता है सोने का, मुद्रा में होता है रुपया पैसा, ठीक ना? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो था ना, उसको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विधि द्वारा मान्य की कर कितना था? यानी कि हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर जो था, यानी कि कर मैंने टैक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है ना? जैसे मालगुजारी जिसको कहते हैं, जैसे जमीन का रसीद कटता है, ठीक ना? तो उसी प्रकार से तो यह जो कर था वह कितना था? यह जो था आपका उपज का छठा भाग। क्या था? उपज का छठा भाग था। अगला प्रश्न है आपका, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या है? दिनार है।
आज भी भारत में हैन संघ को याद करने का मुख्य कारण क्या है? मतलब क्या कारण है कि आज भी भारत में हैन संघ को याद किया जाता है? चलिए बताइए तो। शिशु की रचना, यानी कि ये शिशु की रचना जो किए हुए थे ना, यही कारण है कि भारत में हैन संघ को आज भी हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं। समझ में आ रहा है हो? अगला है प्रश्न आपका, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? बिहार का मतलब होता है भ्रमण का स्थान। बिहार का मतलब क्या होता है? अभी तो आप लोग गए हुए थे ना भ्रमण पर, हैं? स्कूल से गए थे ना भ्रमण करने के लिए, तो बिहार का मतलब होता है भ्रमण। व में हर सही रहेगा तो बिहार, बिहार में क्या होता है? भ्रमण यानी घूमना, ठीक ना। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है, यानी कि भ्रमण का स्थान कौन है? नालंदा। कौन है? नालंदा, ठीक है। और यह RS या RTS प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वह कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा। कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। 72 व्यापारी चीनी में, यानी कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? बताइए तो। 72 को व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में? कार्यकाल का मतलब होता है किसके शासन के समय, उस समय वहाँ का राजा कौन था, ठीक ना। तो 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? चलिए बताइए तो। हाँ, कुलोतुंग द्वितीय के, किसके? कुलोतुंग द्वितीय के शासन काल में। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक का मतलब होता है नेवी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जैसे जल में युद्ध करने वाला सैनिक, ठीक है ना। सुनो सब पहले, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश, राजवंश का मतलब होता है राजा का वंश, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश था जो अपनी नौसैनिक, नौ मैंने होता है जल की सैनिक, यानी पानी में लड़ाई करने वाले जो सेना होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? नौसेना कहते हैं। और जो आकाश में उड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? एयरफोर्स कहते हैं। और नीचे पानी में युद्ध करने वालों को नेवी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना, नौसेना। तो शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो बताइए तो चोल। क्या था? चोल। अगला प्रश्न है आपका, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए तो। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरई में स्थित है। कहाँ है? मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और यह पूरा प्री क्वेश्चन है, UPPSC प्री 1992, 47वें BPSC प्री 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक ना। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। अगला है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। किसने की थी? पाणिनि ने, ठीक है। यह आपका 1992 में UPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यह प्रश्न पूछा गया था। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ने। किसने की थी? कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने। और अष्टाध्यायी की रचना जो किए हुए थे वे कौन किए थे? पाणिनि किए थे। कौन? पाणिनि। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। आप पढ़े नहीं है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, ठीक है। और अर्थशास्त्र की रचना किसने किए थे? चाणक्य ने किए हुए थे, ठीक है ना। अगला है, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? राजतरंगिणी की रचना, रचना में होता है उसका निर्माण करना, यानी कि उसका सृजन करना, शुरुआत करना, ठीक है ना। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कलहन ने की थी। किसने की थी? कलहन ने। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? बताइए तो। यह किस ग्रंथ में कहा गया है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करना है, फल की प्राप्ति नहीं है, यानी कि सिर्फ कर्म कीजिए, फल प्राप्ति की आशा नहीं कीजिए, ठीक ना। तो किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता में कहा गया है। सुनो सब, गीता में कहा गया है कि आप, तुम्हारा अधिकार सिर्फ किस पर है? कर्म पर है। कर्म का मतलब काम करने पर है। क्या बदमाशी कर रहे हैं? यानी कि तुम्हारा अधिकार किस पर है? कर्म पर, यानी कि काम पर है। और इसमें दिया गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर
नहीं है, यानी कि आप कर्म कीजिए, फल तो मिलबे करेगा, उस पर आपका अधिकार नहीं है कि ना हम काम करनी तो हमरा चाहिए तो चाहिए, ठीक ना। यह आपको तो खुद ही मिल जाएगा, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, वह किस पर है? वह जो अधिकार है वह कर्म पर है, फल पर नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो किसमें? गीता में कहा गया है। किस ग्रंथ में? गीता में कहा गया है। जैसे कि आप लोग देखे होइएगा, रामायण और गीता तो सुने हैं ना आप लोग, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब ग्रंथ है। गीता क्या है? ग्रंथ है, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। अन्यत्र माने हर जगह, इधर उधर, ठीक ना। जो यहाँ है वह वहाँ भी है, यानी कि हर जगह भी है। यह जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? बताइए। महाभारत में कहा गया है। किस में कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ कौन सा है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? जैसे हिंदी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे हिंदी हम लोग इंग्लिश पढ़ लिए तो हिंदी में अनुवाद करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं तो उसको हम हिंदी में रूपांतरण करते हैं कि नहीं करते हैं? या संस्कृत में जैसे क्वेश्चन दिए रहता है, इसका संस्कृति अनुवादम करो, यानी कि हिंदी में दिए रहेगा, संस्कृत में बनाना है, ठीक ना। तो इसमें आपका दिया गया है कि आप मतलब इसमें दिया गया है आपका कि प्राचीन भारत का वह कौन सा ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है? बताइए तो कौन है? बताइए कौन है? यह है आपका पंचतंत्र है। कौन है? पंचतंत्र है, जिसका 15, ये पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसका ध्यान से सुनो, जिसका 15 भारतीय भाषाओं में, सुनोगे तो फायदा करेगा, ठीक है ना। जिसका 15, यानी कि अगर कोई पूछे कि बताइए कौन सा ग्रंथ है जिसको 15 भाषा और 40 किस में, यानी कि 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषा में उसका अनुवाद किया गया है। तो यह क्या है आपका? पंचतंत्र। कौन है? पंचतंत्र। पंचतंत्र, जिसको 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। आ रहा समझ में? हाँ। अगला प्रश्न है आपका, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आप लोग पूजा पाठ करते हैं ना? सुनिए, पूजा पाठ तो करते हैं ना, मूर्ति पूजा तो हम लोग करते हैं। दुर्गा पूजा होता है तो हम लोग मूर्ति बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो हम लोग उस समय भी मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा पूजा के समय, सरस्वती पूजा के समय, विश्वकर्मा पूजा के समय, इन सभी समय हम क्या करते हैं? मूर्ति बनाते हैं, ठीक है ना। तो मूर्ति पूजा के प्रारंभ कब से माना जाता है? तो यह पूर्व आर्य के समय से माना जाता है। कब से? पूर्व आर्य के समय से माना जाता है क्या? मूर्ति पूजा की शुरुआत करना। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक फोटो है तो हम लोग फोटो की पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति की पूजा की शुरुआत कब से हुई थी? तो यह आर्य लोगों के समय से हुई थी। क्लियर? अगला है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार का मतलब होता है नहाने का घर। स्नानागार का मतलब क्या होता है? नहाने का घर। महान मैंने बहुत बड़ा, विकृत, यानी कि सबसे अलग हट करके, सबसे सुंदर, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या? विशाल, बहुत बड़ा महान स्नानागार, मतलब नहाने का घर जो प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? विशाल स्नानागार। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक ना, मोहनजोदड़ो से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? लेखन कला का मतलब होता है लिखने की कला। लेखन कला का मतलब क्या होता है? लिखने की कला, ठीक ना। तो लेखन कला की उचित प्रणाली, उचित माने सही तरीका, प्रणाली माने होता है पद्धति, इंग्लिश में हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग को लिखा है ना पद्धति, ठीक ना, तो उसी प्रकार से है यह लेखन कला की उचित माने सही तरीका, ठीक है ना।
प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता जो थी, प्राचीन माने पुराना, और जो सभ्यता जो थी वह कौन सी थी, ठीक ना, बताइए। यह थी सुमेरिया। कौन थी? सुमेरिया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बताइए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिए तो आप लोग। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी के कपिल वस्तु नामक जगह पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। किनका? महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था ना, वह लुम्बिनी में हुआ था। और संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किससे संबंध है? यानी कि संसार अस्थिर मतलब संसार स्थिर नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्वेश्चन है आपका, संसार, एक मिनट रुक जाइएगा, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किससे संबंध है? अस्थिर का मतलब होता है हमेशा चलने वाला, यह रुकने वाला नहीं है। संसार क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा। संसार हमेशा चलने वाला है, लेकिन यह क्षणिक है। क्षणिक माने कि कम समय के लिए ही है, यानी कि जिसके लिए है वो लंबा समय के लिए है, लेकिन संसार जो है ना, यह क्षणिक है, कम समय के लिए है। यानी कि संसार क्या है आपका? संसार, एक मिनट, आपका संसार अस्थिर और क्षणिक है, यानी संसार बहुत बड़ा है, संसार छोटा नहीं है, लेकिन इंसान के लिए वह क्या है? क्षणिक माने कि कम समय के लिए। देखे होइएगा, बहुत बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, तो इस संसार में तो आया, लेकिन संसार को वह देख नहीं पाया, देख पाया, बहुत खमीट में समय में क्या हो गया, वह चला गया। कुछ लोग 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल में ही वे चले जाते हैं। तो संसार तो बहुत बड़ा है, अस्थिर है, नहीं चलने वाला है, नहीं, बल्कि हमेशा वह चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है, लेकिन क्या है, वह क्षणिक है, कम समय के लिए है। क्लियर हो गया है ना। तो ये इसमें क्या दिखा रहा है, यह किसने कहा था, ये किससे संबंध है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है कि संसार क्या है? अस्थिर और क्षणिक है। यह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए, यह प्रश्न आपका पूछा हुआ था 1992 में, प्री यूपीपीएस में पूछा हुआ था। बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? बुद्ध का निधन माने होता है मृत्यु, कहाँ हुआ था, बताइए। कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका, मल गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? मल गणराज्य की, यानी कि वह जो क्षेत्र था उसकी राजधानी जो थी वह कहाँ थी, बताइएगा। हाँ, चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ होगा? कुशीनगर में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की राजकुमारी थी? यानी कि गौतम बुद्ध की जो माता थी वह किस राजवंश से उसका ताल्लुक था, यानी किस राजा के घर से उसका संबंध था, ठीक ना। तो यह था आपका कोलीय राजवंश। कौन सा? कोलीय राजवंश से महात्मा बुद्ध की माता जो थी ना, उन महात्मा बुद्ध की माता का जो संपर्क जो था, यह संबंध जो था वो कोलीय राजवंश से था, ठीक ना। तो कोलीय राजवंश के परिवार से यह आई हुई थी। कौन? महात्मा बुद्ध की माता। बड़ा समझ में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? जैसे कि आप लोग देखे होइएगा, नाम के साथ वो उप रहता है। जैसे लोग लिखता है मुकेश उर्फ, लिखता है ना मुकेश उर्फ रमेश, लिखता है ना, यानी कि मुकेश सही नाम है, उर्फ में हई है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हई तो नाम उनका वास्तविक हो गया, लेकिन हई जो है यह सब कोई जानता है और हई सब लोग नहीं जानता है, तो इसका ई नाम हो गया और साथ ही यह उर्फ में यानी कि उपनाम भी रख दिया गया। जैसे गांव में देखे हुए मुखिया होता है और मुखिया के उप मुखिया होता है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से यह नाम तो मुकेश का वास्तविक है, जो सर्टिफिकेट नाम है ना होता है। गांव में बहुत से लोग क्या कहता है, एगो अस्थाई नाम, एगो बोलतू नाम। जैसे गांव में लोग बोलता कुछ और है, सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है, तो उपनाम हो गया जो लोग बोल करके पुकारते हैं, और अस्थाई नाम क्या हो गया? हई हो गया, जो उसका वास्तविक सर्टिफिकेट का नाम है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं आएगा तो बोलिएगा,
तो क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? तो यह था आपका सेंड्रोकटम था। सेंड्रोकटम उसका उपनाम था, सेंड्रिकटम, ठीक है ना, ये सेंड्रिकटम उपनाम था। अगला क्वेश्चन है आपका बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? यानी कि खड़ी माने होता है सीधा, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी ना, इधर ध्यान दीजिए, खड़ी का मतलब होता है सीधा, गिरा के ना, ठीक ना। खड़ी प्रतिमा में यानी कि मूर्ति जो बनी हुई थी, यह कहाँ बनाई गई थी? तो कुषाण काल के समय बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? कुषाण काल के समय यह बनाई गई थी। क्या? यानी कि महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है आपका प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? ठीक है ना, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? योधे जो था ना, वो नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है आपका वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? यानी कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? यानी कि मौर्य काल से ही शुरुआत है। बताइए, यह जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। क्या है? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, माने उसका नाम है जन्म प्रमाण पत्र बना देना या मृत्यु प्रमाण पत्र बना देना, ठीक ना। तो यही है आपका वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से संबंधित है या जारी है? तो ये आपका जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न है आपका रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? यानी कि रंगपुर कहाँ है? रंगपुर बताइए तो। रंगपुर है सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। एक मिनट रुक जाइएगा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है ना, रंगपुर महाराष्ट्र में है और वहीं पर हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता, समकालीन माना होता है उसे मिला जुला। अगला प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? पतन में न होता है समाप्त होने वाला, नगर में क्या होता है? शहर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो था वह कौन था? वह था आपका लोथल। कौन था? लोथल था। क्लियर? आ रहा समझ में हो? अगला प्रश्न है आर्य शब्द इंगित करता है किसको? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ माने होता है उच्च कुल के, यानी कि आर्य का मतलब होता है जो उच्च कुल के व्यक्ति होते हैं ना, उन्हीं को वह आर्य शब्द इंगित करता है। इंगित माने होता है इशारा करना, ठीक ना। अगला प्रश्न है आपका मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी कि मालवा, उसके बाद गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता हुआ था? बताइए। यह चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक था, जिन्होंने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार क्या कर लिया था? वह जीत लिया था। अगला प्रश्न है आपका सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो बनवाया था वह कौन था? सम्राट अशोक था। कौन था? सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क की राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो यह 78 AD में हुआ था। यानी कुषाण शासक कनिष्क की राज्याभिषेक, यानी कि राज्याभिषेक का मतलब होता है राजा को उत्तराधिकारी बना देना। तो यह कब हुआ था? 78 AD में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त वंशज यानी कि गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है आपका खजुराहों का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल ने बनवाया था। किसने? चंदेल ने बनवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यह माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था?
यह पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो था कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। अगला है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। कहाँ थी? वातापी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ नाम क्षेत्र जो था ना वहीं पर, यानी कि कुछ भाग जो था ना दक्कन का और कोरोमंडल तट पर चोलों का राज्य फैला हुआ था। अगला प्रश्न है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम मैंने होता है सबसे सुंदर, सबसे अलग हट करके ग्राम प्रशासन था तो चोल। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी कहाँ है? मदुरई में। अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त वंश का। किसका? गुप्त वंश का। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है आपका केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है वह कौन सा स्तंभ है? ठीक ना, तो यह है आबू स्तंभ। आबरू स्तंभ जो है जिसको सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था उस स्तंभ में। अगला है कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश डालता है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी अगला है कौन सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ यह किसके लिए? सिक्का के लिए। किसके लिए? सिक्का के लिए। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बताइए। ऋग्वेद में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? यह बलि एवं कर्मकांड में। जैसे कि आप लोग सुने भी होइएगा, बहुत जैसे पहले की पूजा पाठ होता था तो लोग सीधे क्या कहता था कि खसी बकरी की बलि चढ़ा देंगे। तो आज भी लोग कहते हैं, लेकिन आज उतना अब नहीं है। अब धीरे धीरे इसमें सुधार होते जा रहा है। लेकिन पहले कुछ हो अगर किसी के घर पे कुछ होता ना तो सीधे लोग भाग देते कि चलो हमारा ये ठीक हो जाएगा तो हम खसी बकरी को चढ़ा देंगे, यानी खसी की बलि दे देंगे। ठीक ना, तो यह जो था ना यह ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।